हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी एंड स्टडी नेट में। यहाँ मैंने दोनों चैनल का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये वीडियो दोनों चैनल पे आने वाला है। क्यों, वो आपको आने वाले समय पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि शायद सर कोई ऐसी वीडियो लेकर आए जिससे हम अनसीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई ना कोई ट्रिक बताओ। तो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिससे कि आपका जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन है ना, वो बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलो फटाफट हम लोग टिप्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि अनसीन पैसेजेस में दो तरह के पैसेजेस होते हैं। एक होता है फैक्चुअल पैसेज एंड एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज। फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है कि कोई फैक्ट के बारे में बात किया जाता है, कोई चार्ट दे देगा, कोई फैक्ट बता देगा, कोई इन्फॉर्मेशन बता देगा। डेट मीन्स कि टू द पॉइंट बातें होंगी, कोई फैक्ट्स के बारे में बात होंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हो सकती है, पॉलिटिक्स की बातें हो सकती है, जो आपको इजीली समझ आ जाए। डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें कुछ आर्गुमेंट्स होती हैं, उसमें डिटेल होता है, उसमें कोई एक टॉपिक को पकड़ लेगा और उसी के बारे में बात करेगा, या फिर रैंडमली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसमें आपका खुद का ओपिनियन मांग सकता है। दैट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्कर्सिव पैसेज को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इन दो तरह के पैसेजेस जो हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एंड अब जरा गौर से समझना, पहले की जो पैसेजेस होती थी ना वो बड़ी ही इजी होती थी। इजी मतलब इतनी भी नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो अभी आपके एग्जाम में आने वाले पैसेजेस हैं ना, वो पैसेजेस होंगी इजी। ठीक है, वो उतनी भी टफ नहीं होंगी, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, कहीं ना कहीं वो आपके क्रिएटिविटी को चेक कर रहे होंगे। यानी आप पहले पैसेज को इजीली देखकर जो आता था पढ़कर लिख देते थे, अब से वैसा नहीं होने वाला। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आखिर हम पैसेजेस को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ही लेंदी टॉपिक होता है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होता है। इसमें अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आप गड़बड़ा जाओगे। तो फटाफट देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आप इस पैसेजेस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला टिप होता है एलिमिनेट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर नॉट नेसेसरी। इसका मतलब हम पैसेज उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाते हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा पैसेज ही समझ जाए और तब जाकर हम क्वेश्चन आंसर बनाने लगें। या जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों उससे पहले जब हम पैसेज में आते या उसके बाद पैसेज में आते तो हम ये सोचते कि हमें पूरा पैसेज को ही समझना है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर बैठते हो। आपको पूरा पैसेज को नहीं समझना है भाई, आपको पूरे पैसेज से मतलब नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर ज़्यादा दिन आपके एग्जाम में नहीं बचा हो, तो सबसे पहली बात आप एग्जाम में ये नोट करना है कि आपको पूरा पैसेज नहीं समझना है। वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस जो आपके काम के नहीं हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, उसको आपको समझना ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है। कैसे करोगे, मैं आने वाले इस वीडियो में ही लास्ट में बताऊंगा कि एक पैसेज उठाऊंगा, उससे समझाऊंगा। ध्यान रखना है, पूरा पैसेज को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड, फाइंड योर स्ट्रेंथ फर्स्ट। अब फाइंड योर स्ट्रेंथ फर्स्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ये देखो। सबसे पहले आपको पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्या बोला मैंने, पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन पे जाओ, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ जाओ, समझ जाओ। ठीक है, सपोज करो कि एक बगीचा है, उस बगीचे में आपको मैंने बोला कि जाओ घूम कर आओ। ठीक है, और उस बगीचे में बहुत सारे फ्लावर्स के कॉलम लगे हुए हैं, रोज़ के मान लो कॉलम लगे हुए हैं, मैरीगोल्ड के कॉलम लगे हुए हैं, लिली के कॉलम लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स के कॉलम लगे हुए हैं। ठीक है, आप अंदर गए, घूमे, देखे और वापस भी आ गए। अब जब आप गेट पर आए तब मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप अंदर गए थे? तो आपने कहा हाँ। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ वहाँ पे रोज़ के कितने सारे कॉलम्स थे? तब बोलोगे अरे यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि सर ये भी पूछ सकते हैं। तो यही बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपको पहले बोल देता कि अंदर जा तो रहे हो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कौन से फ्लावर्स के कितने कॉलम्स हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाहर आओगे तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। मैंने ये भी नहीं बोला, पर्टिकुलरली ये भी आपको नहीं बोला कि रोज़ के कितने कॉलम्स है यही काउंट करके रखना। मैंने बोला कि फ्लावर्स के कितने कॉलम्स हैं वो काउंट करके रखना, मैं पूछूंगा। तो हर एक फ्लावर का आपने क्या किया, कॉलम काउंट करके रख लिया, उसमें से मैंने रोज का पूछ लिया। इन द सिमिलर वे जब आप पैसेज को डायरेक्टली पढ़ने जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि मुझे किस पॉइंट पे, किस पैराग्राफ पे, किस लाइन पे फोकस करना है।
लेकिन जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तब आपको पता चल जाता है कि आखिर मुझे ध्यान कहाँ पे लगाना है, किस लाइन को हमको अच्छे से पढ़ना है, किस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा रखना पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, फिर पैसेज बनाने जाना। ठीक है, आगे इंप्रूव योर वोकैबुलरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ रहे हो इंग्लिश में, कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता होती है, उसको फटाक से नोट डाउन कर लो। वोकैबुलरी इंप्रूव करो, क्योंकि पैसेजेस में ऐसे बहुत वोकैबुलरीज होती हैं जो शायद आपको नहीं पता हो, तो आप भटक सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद करते जाओ, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज अ पेन और पेंसिल वाइल रीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको पैसेज बनाते वक्त भी दिखाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, एक पेन लेना है या पेंसिल लेना है। पता है ना, एग्जाम से पहले आपको पैसेज पढ़ने के टाइम दिए जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो उसमें तो नहीं मिलता है टाइम, लेकिन जनरली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो तो उसमें आपको पहले से टाइम मिलता है। तो उस पहले 20 मिनट मिलने वाले टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको पैसेज को पढ़ डालना है, पूरा रीड कर डालना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसको अंडरलाइन कर लेना। कि भाई जैसे कि आपको मान लो कोई एक चाइल्ड मैरिज वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चाइल्ड मैरिज यहाँ पे ऐसा है, तो इसके रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको आपको पढ़ लेना। समझ गया ना, कि क्वेश्चन में पॉइंट आउट करना है, टिक आउट करना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा टर्म है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ते हो तो इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व ओनली 8, आउट ऑफ 12 यू हैव टू सॉल्व ओनली 10। तो जितने क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये ध्यान में रखना है। कई बार 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं, आप उसी में टाइम लगा देते हो, और जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो आपका छूट जाता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आपको आए उसी को अटेम्प्ट करो, जिसको नहीं आए उस पर दिमाग मत लगाओ, पहले देख लो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही टाइम बचाने वाला है। फोकस, तो ये हम सभी के लिए नॉर्मल है भाई, कि कोई भी अगर हम अनइंटरेस्टिंग सा चीज़ देखते हैं या अनइंटरेस्टिंग सा चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा फोकस नहीं लगता। क्या हो अगर मैं आप लोगों को एक ऐसे सिनेमा हॉल में बैठा दूँ जहाँ पे कोई एक ऐसी मूवी मैंने वहाँ पे लगा दी जो अनइंटरेस्टिंग हो, क्या आप देखना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको बोर फीलिंग होगी। तो इन द सिमिलर वे जब आप बना रहे हो पैसेज, अगर इंटरेस्टिंग सा पैसेज आ जाए तब तो आप बना लोगे, लेकिन अगर अनइंटरेस्टिंग सा पैसेज आ जाए तब आप क्या करोगे? आपका फोकस तो हट जाएगा। हम लाइन बाय लाइन पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और है। तो उस समय ध्यान रखना है कि भाई अपने माइंड को समझाओ कि कुछ देर के लिए तुम्हें यहीं पे रहना है। कोशिश करना है कि मेरा फोकस इधर से इधर ना हिले, मैं एट अ टाइम वहीं पे प्रेजेंट हूँ, मेरा बॉडी भी और मेरा माइंड भी, तभी आप पैसेज बना पाओगे। क्योंकि बहुत सारे पैसेज होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, शायद मैं यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा। तो पैसेजेस जो होते हैं वो जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका जो रीडिंग स्किल है ना उसको टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे आपका फोकस भी टेस्ट होता है। तो आपको पूरा माइंड को ना वहाँ पे ध्यान लगाकर पढ़ना है, आंसर्स ढूंढने हैं, पकड़ पकड़ के निकालना है कि कहाँ से आंसर निकल सकता है। माइंड को भटकने मत देना। 1.5 घंटे या 2 घंटे जो भी आपके एग्जाम पीरियड होंगे ना उसमें माइंड को भटकने मत देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव योर स्पीड। तो जब आप पैसेज पढ़ते हो, आप रीडिंग करते हो, उस समय स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या होता है देखना। अक्सर जो बच्चे होते हैं, अक्सर जो लोग होते हैं वो पैसेजेस को पढ़ते हैं तो लिप्स को हिलाते हैं, ऐसे लिप्स को हिला हिला के पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे आपका स्पीड, रीडिंग स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। मानो या ना मानो आपका रीडिंग स्पीड कम हो जाता है। आपको करना क्या है, लिप्स को सील रखना है। ठीक है, लिप्स को हिलाना नहीं है, लिप्स को बंद करके, लिप्स को बंद करो फिर पढ़ना स्टार्ट करो। आप खुद ये देखोगे कि जब आप लिप्स को बंद करके पढ़ोगे तो उसमें आपका स्पीड जो है वो लिप्स को हिलाकर पढ़ने से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब भी पैसेज रीड कर रहे हो, टाइम बचाना है, समझना है, लिप्स को हिलाकर मत पढ़ना। टिप नंबर 8, डोंट ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। कई दफ़ा हमें कोई ऐसा वर्ड मिल जाता है पैसेज में जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता होती है। ठीक है, और उसी को लेकर हम बैठ जाते हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या था यार?
अरे ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ था, मीनिंग नहीं, अरे भाई नई मीनिंग ढूंढना है मुझे। इनक्रेडिबल को इनक्रेडिबल ही समझना है। मान लो इनक्रेडिबल मैन लिख दिया तो इनक्रेडिबल मैन ही समझो, इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग लिख दिया तो इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग ही समझो। नहीं जानना है आपको हर एक वर्ड का मीनिंग। हाँ, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी हैबिट है कि आपको कोई नया वर्ड मिलता है, कोई वर्ड मिलता है, उसकी मीनिंग जानो। लेकिन एग्जाम पीरियड में, एग्जाम के समय में हर एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने मत बैठ जाना। जिसका नहीं आता है उसको आगे बढ़ो, समझ गए ना। लेकिन घर आकर अगर आप चाहते हो कि उन सारे वर्ड्स का मीनिंग जानना है, जानो। कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, घर जाकर उसको मीनिंग जानना है, जानो। एट टेस्ट टाइम और एट एग्जामिनेशन टाइम डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, नेक्स्ट टिप नंबर 9, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रैक्टिस मोर। ये सुने हो ना, कैसल्स आर नॉट बिल्ड इन अ नाइट, ठीक है, या फिर कैसल्स आर नॉट बिल्ड एट अ नाइट। नॉर्मली एक रात में कभी कैसल नहीं बन सकता। इन द सिमिलर वे, आप अगर एक ही बार लिखोगे, एक ही बार अगर आप बैठोगे डायरेक्ट एग्जाम में और सोचोगे कि मेरे को पैसेज सॉल्व करना आ जाए या कोई भी चीज़ में आप बहुत अच्छा कर दो, नॉट पॉसिबल भाई, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मोर एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिप नंबर 10, डोंट ड्रॉ एन आउटसाइड नॉलेज। अगर आपके पैसेज में कुछ बताया गया है और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो गलती से भी कोई अपना कॉन्सेप्ट मत लगा देना, कोई बाहर का नॉलेज को वहाँ पे मत अप्लाई कर देना। जितना पैसेज में कहा गया है उतना ही आपको समझना है और उतना में से ही आंसर देना है, समझ गए। बाहर का कोई नॉलेज वहाँ पे अप्लाई मत करना। टिप नंबर 11, ओवरकम पैनिक। अगर पैसेज बनाते हो, पैसेज आपको टफ लगने लगता है तो आप क्या करते हो, डर जाते हो। क्वेश्चंस जब उसके आंसर मिलने नहीं लगते, समझ नहीं आता है, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। आप क्या, हम सभी डर जाते हैं। तो उस समय अपने डर को कैसे हटाना है, लंबी सांसें लो। ये बात मैंने एक बार और बताया था कि लंबी सांसें लेने से क्या होता है कि आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। आप अपने डर से, अपने नर्वसनेस से ओवरकम कर जाते हो। तो आपको अपने डर को, अपने पैनिक को ओवरकम करना है। डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, डोंट वरी, आराम से बनाना। इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो भी लाऊंगा जिसमें पूरे इंग्लिश पेपर को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, कौन सा सेक्शन को पहले बनाना है, कौन सा सेक्शन को बाद में बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। नेवर लूज कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अपनी कॉन्फिडेंस नहीं लूज करनी है। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते आपका क्वेश्चन नहीं बनने लगता है या आपको आंसर नहीं मिलता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, तब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो, समझ में नहीं आता है कि अब क्या होने वाला है। तो उस समय नेवर गिव अप, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको वहाँ पे लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एंड सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप जिस भी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो फटाफट हम लोग एक पैसेज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पैसेजेस को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। चलो यहाँ पे हम लोग एक पैसेज देखने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो पैसेज है वो एक फैक्चुअल पैसेज है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, तो हमें पता ही है हमें पैसेज को पहले नहीं पढ़ना। आ जाते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ठीक है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ एंड ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको 8 में से किन्हीं 6 का ही आंसर देना है। 8 में से 8 का आंसर देने मत बैठ जाना, यह आपके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड राइट्स इज मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी इस पैसेज में कौन से चाइल्ड राइट की बात की गई है। हमें हाथ में एक पेंसिल रखना है और यहाँ पे चाइल्ड राइट के बारे में बात की गई है, तो चाइल्ड राइट को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गर्ल्स आर मैरिड ऑफ बिफोर द एज ऑफ 18। चाइल्ड मैरिज कैन रिजल्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड सोशल आइसोलेशन। तो यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी, सोशल आइसोलेशन एंड मैरिड ऑफ
एज ऑफ 18। ये 4 चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रखा है कि 2 चीज़ को हमको समझना है यहाँ पे कि गर्ल्स की शादी करा दी जाती है 18 साल से पहले, एंड सेकंड बोला गया है कि चाइल्ड मैरिज जो है उससे होता क्या है कि अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है एंड आइसोलेशन हो जाता है, सोशल मतलब लोगों से उसकी दूरी बन जाती है। ठीक है, समझेंगे हम लोग इसको बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ women aged 20 to 24 married before 15, यानी married before 15 lowest percentage of women 20 to 24। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको यही सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इफ द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड मैरिज कंटिन्यूज टू द सेम पेस, गर्ल विल बी मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 बाय द ईयर 2030। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है एज ऑफ 18 बाय द ईयर 2030 एंड चाइल्ड मैरिज कंटिन्यूज एट द सेम पेस। ठीक है, हमने अंडरलाइन कर लिया। ये मैंने अपने हिसाब से अंडरलाइन किया है, आपको अपने हिसाब से अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, चूज द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड मैरिज। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड मैरिज, यानी पूरे पैसेज में हमको ढूंढना है कि वो कौन सा फैक्टर है जो चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर बॉयज अफेक्टेड बाय चाइल्ड मैरिज। बॉयज अफेक्टेड बाय चाइल्ड मैरिज, यानी चाइल्ड मैरिज से बॉयज यानी लड़के को क्या इफेक्ट होता है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, What does the following line refer to? ये लाइन जो है वो क्या कहता है, इसके बारे में हमको बाद में देखना है। ठीक है, ये भी लाइन आपका आएगा, तो इस पूरे लाइन को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ढूंढना है हमें कहाँ पे मिलेगा। तो डेफिनेटली हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं पैसेज में। तो मोटा मोटी मैंने जो फर्स्ट वाला लाइन आपको दिया था कि एलिमिनेट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर नॉट नेसेसरी, इसका मतलब क्या है कि आपको पैसेज का एक सेंट्रल आइडिया निकाल लेना है कि आपके इस पैसेज में आपसे पूछा क्या गया है। जैसे कि अब मैं आपको वीडियो को पॉज करने का एक सलाह देता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और अब इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो और खुद बनाने का प्रयास करो। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सारे पूरे पैसेज को पढ़ लिया होगा। तो चलो अब हम लोग एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, जिस पॉइंट को हमको क्या करना है, नोट करके रख लेना है। ठीक है, और वो पॉइंट जैसे कि यहाँ पे, सॉरी ये माइक ही गिर गया। तो हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट कि marriages before the age of 18 is a fundamental violation of human rights. Many factors interact to place a child at risk marriage, including poverty, perception that marriage will provide protection, family honor, social norms, customary or religious laws that condone the practice, and inadequate legislative framework and the state of country civil registration system. हमने पूरा अंडरलाइन कर दिया, क्या जाता है भाई, समझेंगे ना। तो चलो आ जाओ आप क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये देखते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड राइट्स इज मेंशन इन द पैसेज। इस पूरे पैसेज में कौन से चाइल्ड राइट को मेंशन किया गया है। तो अगर जरा गौर से आप देखोगे, हमें पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, चाइल्ड मैरिज इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बट ऑल टू कॉमन। ठीक है, मैरिजेस बिफोर द एज ऑफ 18 इज अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको समझेंगे, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन दिया हो भाई, चलो देख लेते हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई चाइल्ड मैरिज की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, राइट टू एजुकेशन भी यहाँ पे नहीं है। जब 2 नहीं है तो ये तीसरा तो हो ही नहीं सकता। द करेक्ट ऑप्शन इज, एक मिनट, द करेक्ट ऑप्शन इज राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। यानी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती है यार, जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो उस समय यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, गर्ल्स आर मैरिड ऑफ बिफोर द एज ऑफ 18। गर्ल्स की शादी 18 साल से पहले करा दी जाती है। दूसरा क्या बोला है, चाइल्ड मैरिज कैन रिजल्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड सोशल आइसोलेशन।
अगर हम एक चाइल्ड की मैरिज करा देते हैं 18 ईयर्स से पहले, ठीक है, तो इससे अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए एक वीमेन को, एक गर्ल को, तब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सोशल आइसोलेशन, लोगों से दूरी बन जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड, यानी अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाती है, इसके वजह से लड़कियों की शादी करा दी जाती है 18 से पहले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये कट गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि गर्ल्स की 18 साल से पहले शादी करा दी जाती है, जिसके वजह से अर्ली प्रेगनेंसी एंड सोशल आइसोलेशन जैसे मतलब टॉपिक आ जाते हैं। तो डेफिनेटली यही होगा कि सेकेंड इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा मीन्स दैट मीन्स थर्ड क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैड द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन 20 to 24 मैरिड बिफोर एज 15। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन जब आपको आए ना, तो अगर आपको ऐसा नंबर ना मिले कहीं पे भी पैसेज में, तो ध्यान रखना, ऑप्शन सेलेक्ट करना, ऑप्शन चूज करना कि ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा पैसेज आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम में अगर जल्दी से आपको पैसेज सॉल्व करना है तो जस्ट वर्ड को ढूंढो और उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो। तो देखते हैं कि ईस्टर्न, साउदर्न या नॉर्दर्न कहाँ पे, ये एशिया या अफ्रीका कहाँ पे लिखा हुआ पैसेज में। तो ये अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसमें आपका 15% दिया हुआ है। लेकिन अच्छे से हम पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या है, यानी यहाँ पे जो पैसेज में वो दिया क्या गया है। लोअर लेवल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, यानी सबसे कम जैसे कि लोअर लेवल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, कितना परसेंट है भाई? 31%। साउथ एशिया में कितना परसेंट है? 28%। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में कितना है? 22%। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में कितना है? 15%। तो 31, 28, 22, 15, सबसे कम चाइल्ड मैरिज कहाँ पे हो रहा है भाई? 15%। वो कहाँ पर है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इफ द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड मैरिज कंटिन्यूज एट द सेम पेस, गर्ल्स विल बी मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 बाय द ईयर 2030। तो देखते हैं यहाँ पे 2030 कहाँ पे दिया हुआ है। 2030 हमें यहीं पे मिल गया है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। विदाउट फर्दर एक्सेलरेशन, more than 150 additional girls will marry before their 18th birthday by 2030। ठीक है, तो साफ साफ आपको यहाँ पे मिल गया है मोर देन 150 मिलियन। तो ये आपका आंसर है यस भाई, मोर देन 150 मिलियन। ईजिली मिल गया ना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम कंज्यूम भी नहीं करना पड़ा, पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ा, आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड मैरिज। तो ये हमने देखा था फैक्टर कहाँ पे था भाई? फैक्टर आपका शायद सेकंड वाले में था। सेकंड वाले में था नहीं, फर्स्ट वाले में था। ये देखो, मैनी फैक्टर्स इंट्रैक्ट टू प्लेस अ चाइल्ड एट रिस्क ऑफ मैरिज। क्या क्या है भाई? पॉवर्टी है, परसेप्शन दैट मैरिज विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फैमिली ऑनर होगा, सोशल नॉर्म्स होगा, कस्टमरी और रिलीजियस लॉज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सारे के सारे आई थिंक ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे तो अप एंड डाउन करना पड़ रहा है, आपको तो आराम से मिल जाएगा क्योंकि वो पेपर होगा। पॉवर्टी होगा, परसेप्शन दैट मैरिज विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन होगा, फैमिली ऑनर होगा, सोशल नॉर्म्स भी होगा, एज वेल एज कस्टमरी और रिलीजियस लॉ दैट इनकरेजेस प्रैक्टिस। दैट मीन्स इनमें से सभी होंगे, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर बॉयज अफेक्ट बाई चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज से बॉयज किस प्रकार से अफेक्ट होते हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा भाई? ये आपको मिलेगा यहाँ पे सेकंड वाले में। देखो अच्छे से, कहाँ गया? चाइल्ड मैरिज बॉयज़, ये हम देख सकते हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ते इस लाइन को। ऑल्दो द इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड ग्रूम्स हैज़ नॉट बिन एक्सटेंसिवली स्टडीड, मैरिज में सिमिलरली प्लेस बॉयज़ इन एन एडल्ट रोल फॉर विच दे आर अनप्रिपेयर्ड and may place economic pressures on them and curtail their opportunities for further education or career advancement।
अब देखते हैं हमारा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है भाई, अच्छे से पढ़ेंगे ऑप्शन को। चाइल्ड मैरिज में प्लेस इकोनॉमिकल प्रेशर ऑन देम, सॉरी इकोनॉमिकल नहीं, यहाँ पे सोशल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। चाइल्ड मैरिज कैन एक्सपैंड देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर एजुकेशन और करियर एडवांसमेंट। चाइल्ड मैरिज होने से करियर एडवांसमेंट या करियर अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्या? नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। चाइल्ड मैरिज प्लेस बॉयज़ इन एन अडल्ट रोल फॉर विच दे आर अनप्रिपेयर्ड। चाइल्ड मैरिज से क्या होगा कि बॉयज़ बहुत जल्दी एडल्ट रोल को निभाना स्टार्ट कर देंगे जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सर आप तो यहाँ पे प्रेशर भी दे सकते थे, लेकिन ज़रा गौर से देखोगे यहाँ पे, अगर पैसेज में ध्यान से अगर उस लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं भी सोशल प्रेशर नहीं बोला गया। गौर से देखो, इकोनॉमिक प्रेशर बोला गया है, सोशल प्रेशर नहीं बोला गया। अगर सोशल प्रेशर बोला जाता तो वो भी होता, तब आपके ऑप्शंस कुछ और होते। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? दैट इज चाइल्ड मैरिज प्लेसेस बॉय एंड एडल्ट रोल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो चलो हम लोग वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका कहाँ पर है ज़रा गौर से खोज लेते हैं। आई होप कि हाँ, ये देखो मिल गया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका वेयर नियरली 4 in 10 यंग वुमेन, ठीक है। तो चलो 4 in 10 बोला है, तो हम लोग देख लेते हैं 4 in 10। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया भाई? 40%। इजीली निकल गया। तो कभी कभी ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। तो 40% आपका आंसर है, एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन रिफर टू। ये लाइन क्या रिफर करता है? वेरी सिंपल है भाई, क्या रिफर करता है? अ गर्ल्स रिस्क ऑफ मैरिंग इन चाइल्डहुड हैज़ ड्रॉप्ड बाई मोर देन अ थर्ड। अ थर्ड का मतलब 1/3, तो 1/3 से जो चाइल्ड मैरिज है वो कम हुई है, तो मोर देन बोला है। तो पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस को। देयर इज़ 1/3 डिक्रीज, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1/3 की बात की गई है, नहीं होगा। देयर इज़ मोर देन 1/3 डिक्रीज इन चाइल्ड मैरिज एमंग गर्ल्स, एंड यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम लोग और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, छोड़ना नहीं है। देयर इज़ 1/3 रिस्क ऑफ मैरिंग अ गर्ल इन चाइल्डहुड, नहीं। देयर इज़ लेस देन 1/3, ये तो हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो कुल मिलाकर यही है कि आपको पूरा पैसेज को पढ़ना नहीं है, जो भी आपको वर्ड्स दिख रहे हो, जो भी आपको लाइन दिख रहे हो, उसको आप पैसेज में खोजो और इजीली आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने ये फैक्चुअल पैसेज इसीलिए चूज़ किया ताकि मैं आपको शॉर्ट वे में जल्दी से जल्दी मैं ये आपको समझा सकूं कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है। तो देखा आपने, पैसेज बनाना कोई उतना भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बस हमारा क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे देखो, आपके कोई भी पैसेज में आपका सूटेबल टाइटल पूछ सकता है कि आपने ये पैसेज पढ़ा, आपको क्या समझ में आया, इसका सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। वो एप्रोप्रिएट कोट, कोई कोट दे देगा और आपको बोलेगा कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा कोट जो है वो इस पैसेज पे सूट करता है, वो आपको ध्यान में रखना है। योर ऑन थॉट्स, आपके अपने थॉट पूछे जाते हैं, ये खासकर डिस्कर्सिव पैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये तो बहुत ही कॉमन है कि कोई भी वर्ड दे देगा, बोलेगा इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द पैरा नंबर दिस, ऐसे करके, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या, मैं टिप्स बता दे रहा हूँ कि कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढने के लिए अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता हो तो उस पूरे लाइन को अच्छे से पढ़ो, उस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो और कॉमन सेंस लगाओ कि इस वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है, और जो भी मीनिंग क्लोज आए उसको वहाँ पे आप टिक लगा के आ जाओ। नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स। तो ऐसा कर देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, अब बोलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बोल देगा फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला। कभी कोई बोल देगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, कभी कोई बोल देगा कि दोनों गलत है। ये आपको समझ में ना है कि ट्रू एंड फॉल्स ये भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और अभी मैंने आपको टिप क्या बताया, वो टिप आपको ध्यान रखना है कि सारे पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना, वर्ड्स को ढूंढो, पैसेज में ढूंढो, पूरे लाइन को पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ये, इससे और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन से वर्ड उठाओ, उस वर्ड को पैसेज में ढूंढो, पूरे लाइन को पढ़ जाओ, आपके चांसेस है कि 80 to 90% चांस है आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि मेहनत लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है, रिसर्च वगैरह जाती है, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलता हूँ ऐसे ही किसी बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। और एक मैं पैसेज आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ लास्ट में, इसको आप यहाँ पर बना लेना, देखो आपको दिख रहा होगा, और बनाकर आप जो है
इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर डिमांड आपका ज़्यादा से ज़्यादा है कि हाँ सर हमने बना लिया, अब प्लीज़ इसका आंसर प्रोवाइड कर दो, तो मैं हाईलाइट में जाकर स्टोरीज़ में इसका जो आंसर है वो आपको बता दूंगा, आप इजीली वहाँ से आके कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट एंड स्टडी नेट।